तरीके से करें ताकि आप जो डिविजिव फोर्सेस के साथ यहां पर खड़े हैं उसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ। और ये जो केजरीवाल को खंडन इसलिए करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है और इसलिए जी केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। केजरीवाल ने आजकल देश का माइंड स्पेस और बीजेपी का भी माइंड स्पेस काफी ले रखा है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है। हम बीजेपी ने नहीं ले रखा है जी, वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं जी उन्होंने ले रखा है। जी, राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जी, जिस दिन लखनऊ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप चुपके चुपके माइक बाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे? एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजय सिंह को दिया, आप चुप क्यों थे? वह विजुअल निकाल करके आप देखिए, वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सकें। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं उनकी पोल तो कभी ना कभी खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विषय चुनावी फैक्टर भी बनेगा? कौन सा? स्वाति मालीवाल वाला? ये आम आदमी पार्टी के चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को तो जब कैरेक्टर को बताता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही हैं। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए अपने इज्जत आबरू को दांव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता, उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी, तो मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते, वो दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट करते? वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं। वो 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी। यानी क्यों वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है? वो उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हैं हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। नड्डा जी, मेरा अगला सवाल है कि ईडी सीबीआई पर तो आप पे बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हर एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरोप आपकी पार्टी पर लगाया जाता है कि आप लोकतंत्र ही समाप्त करना चाहते हैं। आप बुरे कर्म करो और दोष किसी और पर जड़ो। आप बताइए, ईडी ने जितने भी चार्जेस पॉलिटिकल लीडर्स पर लगाए हैं, एक भी चार्ज में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कोर्ट से कोई रियायत मिली क्या? क्या किसी चार्ज को किसी कोर्ट ने कहा कि ये गलत चार्ज है? किसी को भी उन्होंने कोई रियायत दी हो और कहा हो कि नहीं, ये जो चार्ज फ्रेम है ये गलत है? तो इसलिए ईडी की क्रेडिबिलिटी पर यह प्रश्न खड़ा करना, ये नैरेटिव क्रिएट करना, ये विपक्ष का काम है। बुरे कर्म करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोष डालो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, एसओपी है ये इनका। अब रही बात ईवीएम की, जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहां एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। नाचना ना आए तो बोलो आंगन टेढ़ा है। और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। पिछले 1 महीने में इन लास्ट 30 डेज सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं जिसमें विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है, ये मुंह की खाने के बावजूद भी इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी तपस्या, उनका कार्य करने का तरीका, उसको भारत की जनता ने दिल से अपने साथ आत्मसात किया है और उसी ताकत पर दुनिया भर में, देश भर में
फिर एक बार मोदी सरकार, जी। ये नारा गूंज रहा है। नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही तो बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका प्लान बी क्या है? ऐसा कोई कमी ही नहीं रहेगी। आप अमित जी, मेरी बात पूरी जिम्मेवारी से अब मैं आपको बता रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंट है एकदम। आप 4 तारीख को हमको मिलिएगा, कोई कमी रहने वाली नहीं है, कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है। एक तरफा लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। बीजेपी का नंबर क्या होगा? 400 पार, बीजेपी टू 370 प्लस। 370 प्लस अभी भी? जी। चलिए, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपना 370 कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे तो आप लोगों को शपथ ग्रहण में बुलाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को शपथ ग्रहण का अभी से न्योता देता हूं, मैं तो मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री बोलूंगा। ऐसा है कि अब वो हमारे पार्टनर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हसीन सपने ही हैं। जी। और राहुल गांधी जो हैं वो खटाखट गरीबी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पहले गरीबी का ग समझ लें क्या है, तब गरीबी समाप्त आपको क्यों लगता है राहुल गांधी कुछ समझते ही नहीं है? मैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज डेप्थ से समझने की आदत नहीं है। आपने एक उनका नया नामकरण भी कर दिया, वो पर्ची वाले नेता हैं, आप ही ने सदन में बोला था, उसके बाद से पूरी बीजेपी बोलने लग गई है। तो सच्चाई बोली ना मैंने, पर्ची वाले नेता है। किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया? आप बताइए, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आत्मा मर गई क्या? आप बताइए, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं, वो लेफ्टिस्टों का एजेंडा लेकर के चले हुए हैं। पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है क्या? आत्मा समाप्त हो गई है क्या? इसी के लिए कांग्रेस बनी थी क्या? तो ये कांग्रेस तो हाईजैक्ड है। तो और उनको ये पर्चियां कौन दे रहा है? कौन से एजेंडा उठा करके ला रहे हो? अरे पहले अपने पिताजी को बोलो कि उनकी अकल नहीं थी, हमको अकल ज्यादा आ गई है। जिन्होंने कहा कि ओबीसी के बारे में जिन्होंने वक्तव्य दिया था, रिजर्वेशन के बारे में, लेकिन राहुल कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मीडिया नहीं है हमारे साथ, ये राहुल जी बोलते हैं। ईवी मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपने मेरे से इंटरव्यू में कम से कम 20 बार उनके बारे में प्रश्न किया जी। अब इससे मीडिया उनको क्या प्रोजेक्शन दे सकती है? लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है कि आप यू कैन नॉट इंप्रूव समबडीज कंटेंट। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक भी बात मैंने कोई ख्याल में बोली है क्या? मैंने तथ्यों पर बोला है। नहीं, वो हमसे अगर इंटरव्यू करने के लिए राजी होंगे तो हम जरूर उनका भी करेंगे। अब आपने कहा कि वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो लेवल प्लेइंग कहां है? स्पेशल फील्ड है उनके लिए, हम हैं लेवल पर। आप हमको जब बोलते हैं मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता हूं। ये तो वो शाही खानदान से है जो सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने तो 50 से ज्यादा इंटरव्यू कर दिए इस इलेक्शन के अंदर। तो लेकिन मैं अब आपके राज्य पर आता हूं, हिमाचल प्रदेश में। वहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं, आपको तो पूरा देश ही है, लेकिन क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, और इस बार 6 विधानसभा सीटों का भी चुनाव है। और अमित शाह जी ने कहा कि इस बार आपके पास एक बड़ा मौका आया है, सरकार भी बीजेपी की लाने के लिए, नीचे भी और ऊपर भी। कांग्रेस की एक सरकार, हिमाचल छोटा सा राज्य है, वहां पर बनी, और आप लोग उसके भी पीछे पड़ गए। हम पीछे नहीं पड़े जी। देखिए, बड़े सिंपल सी बात है। आप सोचिए जी कि आपके 6 विधायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं। कभी कांग्रेस ने इसका एनालिसिस किया कि मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा खाना हमारे साथ खाया, लंच हमारे साथ किया, डिनर हमारे साथ किया, वोट कहीं और डाला है। यही तो इसका मतलब आपसे परिवार नहीं संभल रहा है, आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपके बीच में भाइयों में झगड़ा है और भाइयों के मन में कुछ और है, ये आपको पता नहीं चलता है। आप पार्टी चला रहे और दोष मेरे ऊपर दे दो। तो क्या 6 में से जो विधानसभा की 6 में से कितनी बीजेपी? 6 में से 6 भारतीय जनता पार्टी, 4 में से 4 की 4 लोकसभा में, 4 में बिल्कुल 4। मंडी भी आएगी, 2014 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2024 में भी। क्योंकि कंगना रनौत वहां से लड़ रही हैं और जीतेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए, ये सब लोग इसी अंदाज में जीते रहे ना, सब ये प्रिंसेसेस की पार्टियां हैं। ये तो वो भी राजा के, हाँ, वो भी राजा के उस खानदानों से आते हैं। तो इनको वो कोई मंदिर में ना जाए, सिर्फ पूजा मैं ही करूं, मैं ही अभिषेक करूं, मेरा ही अधिकार है, इस मानसिकता में पले बले हैं, बड़े हैं। तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ। उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा इंप्रूव करेगी। बंगाल और ओडिशा में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम मेजॉरिटी सीट्स बंगाल में लेंगे और उड़ीसा में हम स्वीप कर जाएंगे। 21 के 21 ले। तेलुगु स्टेट्स, आंध्रा और तेलंगाना, दोनों में हम अच्छा करेंगे।
क्या हमारा है नंबर सर? जो है 10 डबल क्रॉस करेगा, डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में, और हम आंध्र प्रदेश में 6 में से 4 जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोकसभा में। जी, मेरा अगला सवाल अलायंस के साथ। अलायंस के साथ। और दक्षिण भारत के अंदर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु कैसा दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, सीट शेयर हमारा बढ़ेगा जी, और हमारा केरला में भी हमारा सीट शेयर आएगा। सीट शेयर आएगा, सिर्फ वोट शेयर नहीं, सीट भी, आप सीट भी लगाएंगे। वी आर तो तमिलनाडु और केरला में कितनी सीट? कोई देखिए, आंकलन देना कितनी तो चाहेंगे? मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपके पास तो numbers कुछ ना कुछ पहुंच ही गए होंगे। 2-3 सीटें हम केरला में लाएंगे और 3-4 सीटें हम से अधिक हम तमिलनाडु में ले आएंगे। तो आपको लगता है अगर नॉर्दर्न इंडिया में आपकी सीट्स कम होंगी तो यहां आपकी अच्छी? नहीं, हम उड़ीसा में पूरा कवर कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल में पूरा कवर कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कवर कर लेंगे, और नॉर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही हैं। जी जी, मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी। बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है, तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे, और बाकी आपको सब मालूम ही है, सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है, उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया, जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहां आइए, मैं यहां दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी